हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और आज स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं हिमांक में अवनमन, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके साथ साथ स्टूडेंट हम इंटरेस्टिंग चीज भी जानने वाले हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या कारण है, ठीक है, क्या कारण है नहीं, आप बर्फीले क्षेत्रों में, ठंडे प्रदेशों में जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, उसके कारों में, लॉरी है, ट्रक है, उसके रेडिएटर में जो पानी रहता है वो क्यों नहीं जमता? वहां तो बर्फ जम जाता है, पानी पूरा बर्फ में बदल जाता है, वहां तो -10 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रास एक ऐसा क्षेत्र है जहां -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो फिर वहां के लॉरी, ट्रक, कार में का पानी जो है, रेडिएटर का पानी क्यों नहीं जमता? है ना। और इसके साथ साथ स्टूडेंट, जब ठंडे प्रदेशों में बर्फबारी होती है तो सड़कों पर जो बर्फ रहता है उसको कैसे हटाया जाता है? मुझे पता है, आप बोलोगे सर जेसीबी ला करके हटा देंगे। भाई इतना सॉलिड होता है, पता है? बर्फ पहाड़ के जैसा, चट्टान के जैसा ठोस होता है, इतना आसान नहीं होता उसको हटाना। उसके लिए कुछ किया जाता है, और क्या किया जाता है वो देखेंगे आगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कल हमने पढ़ रखा है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। और जहां पे मैं ये भी बताया हूं कि क्या कारण है कि पहाड़ पे अंडा उबालना कठिन होता है, या खाना पकाना बहुत मुश्किल होता है, खाना बहुत देर से पकता है, ठीक है। और यह भी बताया हूं कल मैं कि कुकर में खाना कैसे जल्दी पकता है। तो यदि नहीं देखे होंगे स्टूडेंट, तो ऊपर आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर जाइए, आई बटन, वहां पर जाइए, दबाइए, फिर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम देखते हैं क्या चीज स्टूडेंट, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ओके स्टूडेंट, ये है भाई। तो क्या होता है लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, अवनमन? देखो यार, कभी कभी ना आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड को देखा करो, इंग्लिश वर्ड ज्यादा सरल हो जाता है, मजाक नहीं, ठीक है। लोअरिंग सबको पता है, लो मतलब कम होना, अवनमन कई लोगों नहीं जानते, उन्नयन, अवनमन, ठीक है, वो नहीं जानते, हासमान, ठीक है, तो ये चीज नहीं जानते हैं। तो आप कभी कभी, जैसे अभी आपको असाइनमेंट मिला है केमिस्ट्री का, वहां पे लिखा हुआ है एकक कोष्ठिका, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका को समझाइए। तो भाई एकक कोशिका क्या है? आप इंग्लिश वर्ड को देखो ना, यूनिट सेल, इकाई कोशिका, जिसको मैं अच्छे से समझाया हूं आपको, इकाई कोशिका को, ठीक है। तो कभी कभी इंग्लिश वर्ड को देखा करो, वो इकाई कोशिका ही है एक्चुअल में। कहीं कहीं पे एकक कोशिका लिख दिया जाता है और कहीं कहीं पे इकाई कोशिका लिखा जाता है, ठीक है। तो अवनमन मतलब होता है स्टूडेंट कम होना, लोअरिंग, कम होना। अब समझते हैं सबसे पहले हिमांक क्या है, व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक क्या है, सुनिएगा ध्यान से। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, बदलता है, उस ताप को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। या वह ताप जिस पर द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब समान हो, दोनों का वाष्प दाब क्या हो, इक्वल हो, उस ताप को हम बोलते हैं आपका हिमांक बिंदु। समझ में आ गया? अब मुद्दे की बात करते हैं स्टूडेंट। ये जो लाइन में जो बोलने जा रहा हूं, ये सभी जितने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, अणुसंख्यक गुण हैं, सब में है। क्या चीज सुनो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। फलस्वरूप, अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्रीवियस वीडियो देखिए, कंसेप्ट क्लियर। फलस्वरूप विलयन का वाष्प दाब, फलस्वरूप विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम प्राप्त होता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, और इसे डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, वेयर टी इज अ टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल शो करता है स्टूडेंट कमी या वृद्धि को। हमेशा जब भी डी या डेल लिखा रहता है ना, तो वो कमी या वृद्धि को प्रदर्शित करता है। जैसे कि कल हमने डेल टी भी पढ़ा था, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट इज शोन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और अ डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, इसका एक छोटा ग्राफ, मैं जो बोला हूं उसको लिखा करो, सुना करो ध्यान से। अब देखते हैं ग्राफ क्या है इसका। ग्राफ ये देखो, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। मैं कल बताया था किसको एक्स एक्सिस में रखा जाता है, किसको वाई एक्सिस में रखा जाता है। यहां नहीं, हर जगह किसको एक्स एक्सिस में रखना है, किसको वाई एक्सिस में रखना है। टेम्परेचर हमारा रहता है, टेम्परेचर एक्स एक्सिस में, टेम्परेचर। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जो वेपर प्रेशर है हमारे पास, वेपर प्रेशर और क्या करना है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जो है हमको ग्राफ खींचना है ना। तो
वेपर प्रेशर जो होगा स्टूडेंट किस पर डिपेंड करता है भाई? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो जिस पर डिपेंड करता है उसको एक्स एक्सिस में, और जो डिपेंड करता है उसको वाई एक्सिस में। यही फॉर्मूला है आपका हर जगह। अब आप सबको पता है एक कोई ना कोई एक बिंदु होगा, कोई ना कोई एक लाइन होगा जहां पर आपका द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब, ये वाष्प दाब शो कर रहा है, वेपर प्रेशर, ये क्या है? वाष्प दाब। तो कोई ना कोई इस वाष्प दाब वाले लाइन में एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर ठोस और द्रव दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। और जहां पे एक समान होगा वहीं पे वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? द्रव जो है ठोस में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये मैं एक लाइन खींच दिया। अब आप सबको पता है भाई, सबको पता है, क्या पता है बोलो? हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो ये देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये द्रव अवस्था में है स्टूडेंट, ये देखिए द्रव अवस्था, ठीक है। और यहां पहुंचने के बाद ये अब आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ठोस में। ये वह लाइन है जहां पर द्रव और ठोस का वाष्प दाब बराबर होता है, इसलिए यहां पर ये जो है यही हमारा क्या चीज पॉइंट है? ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। ये क्या है स्टूडेंट? फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, तो इसको अगर मैं नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा किसके लिए? शुद्ध विलायक के लिए हो जाएगा। तो TF नॉट हो जाएगा, TF नॉट शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया? अब ये देखिएगा, ये है विलयन का। तो विलयन का स्टूडेंट क्या होता है? ये देखो, ये द्रव अवस्था, और द्रव अवस्था के बाद मेरे भाई ये कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिए इस प्रकार, द्रव और ये हो गया ठोस। ठीक, तो इसका हमको मिल जाएगा कहीं यहां पे TF। ठीक है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये TF। ओके ना, सबको क्लियर है? यहां पे भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो TF और TF नॉट। ओके ओके ओके। अब क्या है सुनो, इन दोनों का जो डिफरेंट रहता है स्टूडेंट, इन दोनों का डिफरेंट है वो है हमारा डेल TF। दोनों का डिफरेंट क्या है? डेल TF। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? TF ये पहले, फिर इसमें मैं इतना जोड़ूंगा तो तब हमें क्या मिलेगा? TF नॉट मिलेगा। TF में डेल TF जोड़ूंगा, डेल TF ऐड करूंगा, तब मुझे मिल जाएगा TF नॉट। तो यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा TF डेल TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। समझ में आ गया सबको अच्छे से? थोड़ा सा डिफरेंट है किसमें? बॉइलिंग वाले में। बॉइलिंग में ये था, याद रखिएगा, क्योंकि जब भी इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो इसका यूज होता ही होता है। दोनों में मात्र इतना अंतर है, देख लो। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो तुरंत आप बना सकते हो, और नहीं आता है तो फिर ऐसा देख लीजिएगा अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंट क्या है। ठीक है ना? तो ये है स्टूडेंट हमारा। ओके, समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। इसको नोट कर लिया आप लोग? कर लिए? ठीक है ना? चलो मिटा देता हूं। अगर इसको नहीं बनाओगे भी तो भी चलेगा, इस वाली लाइन को नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चल जाता है। ये देखिए, इसको अगर हम नहीं बनाएंगे तो भी चल जाता है। और कहां निकाल दोगे आप? तो डेल TF कहां निकल जाएगा? हिमांक म्याऊ नमन, ये हो जाएगा डेल TF। यहां इतना भी बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज है आपका ग्राफ। सबको अच्छे से क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है भाई, थैंक यू। अब मैं प्रूव करता हूं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे? ये जो है वाष्प दाब में हिमांक म्याऊ नमन जो है वाष्प दाब पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? और वाष्प दाब जो है किस पर डिपेंड करता है? हमारे अणुओं के, मोलों के, अवयवी कणों के संख्या पर, आयन के संख्या पर करता है कि नहीं करता है वाष्प दाब? आलू याद आ गया? आलू और शुद्ध जल। फिर से नहीं बोलूंगा, बोल देता हूं। चलो, एक कुकर लो, उसमें बस 1 लीटर पानी उबालो, 1 लीटर पानी डाल दो। दूसरे कुकर में 1 लीटर पानी में 5-6 आलू डाल दो। दोनों को कांस्टेंट टेम्परेचर में गर्म करो, देखो किसकी सीटी पहले बजती है।
किसकी सीटी पहले बजेगी जी? शुद्ध विलायक का। रीजन क्या है? उसमें पूरा का पूरा पानी है तो उसका वेपर प्रेशर वो पहले वेपराइज्ड होगा, वाष्प बनेगा, और वाष्प बन करके क्या करेगा, उसके सतह पर दाब डालेगा। दाब डालने के कारण वो खौलने लगता है। जबकि उसमें आलू है तो इसलिए आलू वाष्पीकृत नहीं होता, केवल पानी वाष्पीकृत होता है। तो वो जो दाब डालेगा वो थोड़ा लेट से डालेगा, इसलिए शुद्ध विलायक वाला जो है, जल वाला कुकर का सीटी पहले बजता है। यही है वाष्प दाब में, ठीक है ना। तो मैं क्या बता दिया आपको कि हिमांक जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? वाष्प दाब पर, और वाष्प दाब डिपेंड कर रहा है आपके मोलों के अणुओं की संख्या पर। मतलब यह है स्टूडेंट कि NB, ठीक है, NB इज प्रोपोर्शनल टू डेल TF, ठीक है। तो इस प्रकार यह क्या है? एक अणु संख्यक गुण है, ऐसा लिखोगे आप। इस प्रकार यह एक क्या है? अणु संख्यक गुण है। इसके साथ साथ यह भी लिखना है स्टूडेंट, प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध होता है कि डेल TF इज प्रोपोर्शनल टू M। मीन्स दैट प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध होता है कि हिमांक में अवनमन विलयन के मोलैलिटी के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। चलिए, किसी को नोट करना होगा इसको कर लो भाई, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखते हैं स्टूडेंट क्या है, यहां से देखिएगा, डेरिवेशन निकालेंगे। अब मैं क्या बता दिया कि डेल TF इज प्रोपोर्शनल टू M। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध होता है कि आपका हिमांक में अवनमन मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल में होता है। तो स्टूडेंट डेल TF इज इक्वल टू, जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, इसमें F लगाएंगे, M, ठीक है, F लगाएंगे। वहां जैसे B लगाए थे ना, वैसे यहां F लगाएंगे। तो इस KF को क्या बोलते हैं, ये सुनो, KF, जहां KF क्या है आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक, कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज है, ये क्लियर हो गया, ये है। अब सबको पता है यार मोलैलिटी क्या है, बताओ मुझे। मोलैलिटी होता है स्टूडेंट 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या, नंबर्स ऑफ ग्राम मोल्स इन प्रेजेंट 1 लीटर सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डेल TF दैट इज इक्वल टू, एक तो फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला सबको पता है, ग्राम मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे मॉलिक्यूलर वेट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मींस WB डिवाइडेड बाय MB डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा स्टूडेंट WA, है ना, A रहेगा यहाँ, WA। इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा स्टूडेंट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 1000 का होगा। तो डेल TF बराबर हमारा हो जाता है, फॉर्मूला निकल के आता है KF WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई WA इन अ ग्राम, दैट इज अ फॉर्मूला। समझ में आ गया? अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है इसका जी? डेल TF का यूनिट क्या होगा? अरे भाई टेम्परेचर है, केल्विन में होगा, और किस में होगा? किस में होगा? केल्विन में होगा। टेम्परेचर ही तो है, चाहे उन्नयन हो या अवनमन हो, टेम्परेचर का क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप KF का पूछोगे सर कि KF का क्या होता है, तो ये देखो ऐसे निकाल सकते हो। KF का कैसे निकालोगे? ये देखो, KF का मुझे निकालना है, सॉरी यार, KF का मुझे निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो डेल TF डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा M, और K का होता है, TF का क्या हो जाता है स्टूडेंट? ये है TF मतलब ताप है, टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर का हो जाता है केल्विन, और इसका क्या होता है केल्विन। मोलैलिटी का क्या होता है? ग्राम मोल पर केजी होता है कि नहीं होता है? मोल, ये देखो ना, ग्राम मोल, ये मोलैलिटी का मान वैल्यू रखा हूं, मोल पर केजी, तो इसको आप ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा केल्विन किलोग्राम इनवर्स, सॉरी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये ऊपर में जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, ये तो अब पहले इससे ऊपर चला जाएगा, तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट हो गया। कभी कभी पूछता है, इसको समझ में आ रहा है तो देख लीजिएगा, ऐसे निकालने का तरीका ही है। पूरा क्लियर है स्टूडेंट? तो इसको मिटा दूं भाई, बोलो मिटा दूं इसको, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं यार। ओके स्टूडेंट, चलिए अब मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, जिसका आप वेट कर रहे होंगे शायद, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है। पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसी के बाद उसमें समझा देता हूं मैं, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, 10 किलोग्राम
जल एक कार के रेडिएटर में, एक कार के रेडिएटर में भरा हुआ है। क्या है? भरा हुआ है। दिख रहा है स्टूडेंट? सुन लो, 10 किलोग्राम जल एक कार के रेडिएटर में भरा हुआ है। किसी दिन उस स्थान का ताप -10 डिग्री सेल्सियस है। -10 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो कार को चलाने के लिए कितना ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, मैं पूरा समझाता हूं स्टूडेंट, आराम से ना, प्लीज कोऑपरेट करना। ग्लाइकॉल मिलाना पड़ेगा। KF बराबर दे रखा है आपको स्टूडेंट 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सुनो भाई, अब सुनो, मैं दोनों सस्पेंस को अब खत्म करता हूं। क्या सस्पेंस था उसको भी खत्म करता हूं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखिएगा। देखो, आपके घर, किसी के घर में तो फ्रिज होगा, आप लोग पढ़ रहे हो, किसी के घर में फ्रिज तो होगा, और आपके घर में नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, आपके पाड़ा पड़ोस दुकान कहीं तो होगा ना। अब क्या करो आप, क्या करना, मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूं आपको। आप ट्रे लेना, ट्रे तो आता ही यार, ट्रे तो आता ही है, सब लोग को पता है ट्रे आता है ना, ऐसा ट्रे कुछ आता है। अब एक काम करना, या एक ग्लास, 2 ग्लास लेना। किस चीज का? कांच का ग्लास ले लेना, 2 ग्लास। एक में क्या करना स्टूडेंट, एक में शुद्ध जल लेना, केवल पानी लेना, और एक में क्या कर लेना, शरबत ले लेना। क्या ले लेना भाई? शरबत ले लेना। और एक में क्या कर लेना, जल ले लेना। या ए वाले ट्रे में क्या करना, एक में जल भर देना और दूसरे में क्या कर देना, शरबत भर देना। एक में शरबत और एक में जल, ठीक है ना। अब आप क्या करना, दोनों को रख देना। कहां? फ्रिज में। उसके बाद कुछ समय पश्चात आप देखना, आपको अनुमान होगा कितना टाइम में पानी बन जाता है, बर्फ बदल जाता है ना। आप दोनों को देखना, और मैं ये कहता हूं यार कि आप ये मत देखना कि कितना टाइम जमना चालू हो रहा है। आप आराम से 1 दिन 2 दिन बाद देखना, ठीक है। वो तो ज्यादा और कम जमने में भी अंतर समझ में आ जाएगा। तो आप पाएंगे कि जो शुद्ध जल है वो पूरी तरीके से जम जा रहता है, लेकिन उसी समय हमारा जो शरबत है वो नहीं जमा रहता। ये तो आपको भी पता होगा। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, सुनो। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, जम जाता है। लेकिन यही 0 डिग्री सेल्सियस पे शरबत जो है नहीं जमता। और मुझे मान लो कि दोनों को एकदम एक्यूरेट फिक्स टाइम पे जमाना है, एकदम फिक्स टाइम पे जमाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर मुझे 0 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। तो इसका टेम्परेचर, यदि इसको मुझे जमाना है उसी फिक्स टाइम पे दोनों को एक साथ, तो मुझे इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। ये मैं एक अपना अनुमान बता रहा हूं, है ना। ये कोई एग्जांपल है, ये कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये श्योर है, क्योंकि हम फ्रिज में जब जमाते हैं तो शरबत लेट से जमता है जल के अपेक्षा। जमता है कि नहीं जमता है? तो मुझे जब दोनों को एकदम फिक्स टाइम पे जमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यदि इसका 0 डिग्री सेल्सियस है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, फिक्स टाइम पे जमाने के लिए इसको और कम मतलब टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हुआ, -10 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर के दोनों हो सकता है फिक्स टाइम पे जम जाए दोनों एक साथ, या -20 डिग्री सेल्सियस पे दोनों एक साथ जम जाए। तो ये क्या हुआ, पहले 0 डिग्री सेल्सियस था और अब ये हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब क्या हुई, वृद्धि हुई कि कमी हुई? कमी। तो दैट इज अ लोअरिंग ओनमन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। समझ में आया? तो ये चीज है, जब किसी विलायक में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जिसकी शरबत शक्कर मिला दिए, है ना, वो वाष्पशील नहीं है। तो जब कोई भी आप विलेय मिलाते हो तो उसका हिमांक आपके शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन। अब समझ में आ गया? मुझे पहले इस चीज को बता देना चाहिए था यार। कोई नहीं, हो गया, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है।
अब क्या करना है, ये क्या चीज़ है, एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है? देखो स्टूडेंट, ऐसे विलेय जो किसी विलायक के, जिसको मिलाने पर किसी विलायक के हिमांक में कमी कर देता है, अवनमन कर देता है, कमी कर देता है, उस विलेय को हम लोग बोलते हैं एंटीफ्रिज। एंटीफ्रिज, एंटीफ्रिज बोलते हैं। मतलब उसको जमने से रोकना, समझ में आ रहा है? उसको जमने से रोकने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है? एंटीफ्रिज कहलाता है। क्लियर? एंटीफ्रिज कहलाता है। तो जहां हमारा समुद्र क्या बोलते हैं, बर्फीले क्षेत्र है, वहां रेडिएटर का पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाता, लेकिन उसमें क्या मिलाया जाता है? एंटीफ्रिज मिलाया जाता है, विलेय मिलाया जाता है। और वो विलेय मिलाने के कारण वो क्या करता है, उसके हिमांक में क्या कर देता है? अवनमन कर देता है। मतलब जितना डिग्री सेल्सियस में उसको जमना चाहिए था उससे बहुत और कम, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस में वो बर्फ, वो जो है जल जमेगा। तो उधर जो है -10 डिग्री सेल्सियस है, तो आराम से आप अपना बाइक कार को चला सकते हो, क्योंकि उस टेम्परेचर पे आपका पानी नहीं जमेगा, क्योंकि हमने उसमें क्या मिला दिया? एंटीफ्रिज मिला दिया। ठीक है? आप सिंपल नमक भी मिला दोगे तो भी वो जितना डिग्री सेल्सियस में जमना चाहिए था उससे कम डिग्री सेल्सियस में जमेगा। मतलब मान लो कि हमारा अभी वर्तमान स्थिति में हमारा मान लो -5 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो हमारा पानी तो जम जाना चाहिए था, जम जाएगा, जम जाएगा, श्योर है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो जम जाएगा। अगर मैं उसमें नमक मिला दूंगा ना, तो आप विश्वास करो कि वो जो है इसी टेम्परेचर पे नहीं जमेगा पानी। और यही कंसेप्ट है आपका हिमांक में अवनमन का। समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। तो ये एथिलीन जो ग्लाइकॉल है स्टूडेंट, वो क्या है? एक एंटीफ्रिज है, मतलब वो जमने से रोकता है। और इसी को जो है बर्फीले क्षेत्रों में अपने रेडिएटर के पानी में मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल को, जिससे उनका पानी नहीं जमता। अब करते हैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। समझ में आया? अच्छा हाँ, उधर हटाने के लिए, बर्फों को हटाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है भाई? तो बर्फों को हटाने के लिए वो क्या है, जब रोड में, रास्तों में बर्फ जम जाता है, ठीक है, तो वो अगर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो वो एकदम ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और उसको आप जेसीबी से, क्रेन से नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते। उसके पहले उस पर स्पीयर मार के छिड़काव किया जाता है, स्पीयर मार के छिड़काव, समझ रहे हो? किस चीज का छिड़काव किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, नमक पानी का। किस चीज का? नमक पानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट? वो नरम हो जाता है, और नरम होने के कारण हम उसको आसानी से वहां से हटा सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये था रीजन, 2 रीजन। थैंक यू यार। अब देखते हैं इसको क्या है। हमको क्या दे रखा है? 10 किलोग्राम जल, ठीक है, तो WA का मान दे दिया हमको 10 kg, ठीक है। गिवन लिख दिया करो भाई, गिवन WA इज इक्वल टू 10 kg। मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट, इसको लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई 1 kg बराबर 1000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1000, तो ये हो जाएगा 10,000 ग्राम। ये हो गया। दूसरा चीज क्या मुझे दे रखा है? कार के रेडिएटर में भरा हुआ है, किसी दिन उस स्थान का ताप 10 डिग्री सेल्सियस है, उस स्थान का ताप क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस है। उस स्थान का मत लिखना स्टूडेंट, उस विलियन का ताप। सॉरी यार, ठीक है, रहने दो, मैं उसको बताता हूं, ठीक है। तो कार को चलाने के लिए कितना ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाना पड़ेगा? मतलब हमको WB का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल KF हमको दे रखा है 1.86, ठीक है। मैं MB निकाल सकता हूं स्टूडेंट, कैसे निकालूंगा? एथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? CH2OH, और ये हो जाता है CH2OH, हो गया। ये CH2 का कितना हो जाएगा बोलो? कार्बन का 12, 14, ये 14 हो गया, 14 हो गया, 15 और 16, 15 16 हो गया 31, और प्लस ये भी हो जाएगा 31, दैट इज इक्वल टू 62। तो इसका MB का वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट? MB बराबर हो जाता है हमारा 62। हो गया ना? उसको नहीं बताऊंगा, पढ़ा चुका हूं अच्छे से, जाकर देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये है MB का, इतना हमको दे रखा है। फॉर्मूला हमारा कहता है स्टूडेंट, फॉर्मूला हमारा कहता है, निकाले थे हम लोग, TF इज इक्वल टू KF WB बाई MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई
ए इन अ ग्राम। अब देखो हमको क्या क्या दे रखा है, WB दे रखा है, ये तो कांस्टेंट है, MB भी हमने निकाल लिया, सॉरी WB का मान निकालना है, ये दिया है, ये दिया है, KF भी दिया है, डेल TF अननोन है, तो मुझे ये ज्ञात करना पड़ेगा। और इसको मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, ये देखो आप, डेल TF इज इक्वल टू हमारा होता है TF नॉट माइनस TF, होता है कि नहीं होता है। अब TF नॉट क्या है स्टूडेंट, TF नॉट मैं फिर से बता देता हूं यार, जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 1 सेल्सियस बराबर होता है स्टूडेंट 273, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो यहां मुझे पता है, तो TF का वैल्यू क्या हो जाएगा 273 केल्विन, होगा कि नहीं। और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 373 केल्विन, ओके ना। तो केल्विन में क्वथनांक हो जाएगा 373 और हिमांक हो जाएगा केल्विन में 273, रट लो, काम आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, TF का वैल्यू भी मुझे मिल गया। TF कहां है, इस TF का वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, इस TF का वैल्यू मुझे दे रखा है एक्चुअल में, वो जो दिया है ना वो विलियन का, वास्तव में उस स्थान का नहीं, उस विलियन का क्या है, विलियन का ताप है, जिसमें हमने पानी के साथ साथ क्या भी मिला दिया है, एथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया है। तो वो दे रखा है मुझे -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस को कैसे निकालोगे, अरे भैया 0 डिग्री सेल्सियस का होता है 273, है ना। तो इसमें माइनस करोगे, -10 कर दो, तो -10 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस क्या किया मैंने 10 कर दिया, तब -10 डिग्री सेल्सियस बन गया। इसका -10 करो तो 263 केल्विन, तो ये हो जाएगा 263 केल्विन। समझ में आ गया इतना। अब निकाल लो यहां से क्या चीज, डेल TF का वैल्यू। तो डेल TF का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखिए 273 माइनस 263, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 केल्विन, होगा कि नहीं, दैट इज इक्वल टू 10 केल्विन। अब क्या करो, ऑल वैल्यूज को यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है, प्लीज क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, कोई लिखना चाहेंगे तो पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यार क्या है डेल TF दैट इज इक्वल टू, अच्छा इसको तो हमको दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो, 10 केल्विन, तो 10 दैट इज इक्वल टू KF का वैल्यू कितना दे रखा है 1.86, ये भी दे रखा है। WB का वैल्यू क्या है हमको फाइंड करना है, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, नहीं दिख रहा है यार, सॉरी। TF का वैल्यू क्या रखेंगे 10, दैट इज इक्वल टू KF का वैल्यू क्या रख देंगे 1.86। WB का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ये तो कांस्टेंट है, 1000 कांस्टेंट है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। MB का वैल्यू मुझे मिल गया है, कितना दे रखा है 62, ठीक है, 62 मल्टीप्लाई स्टूडेंट WA का ग्राम में कितना दे रखा है 10,000 ग्राम, कितना दे रखा है 10,000 ग्राम, ग्राम में ना, ग्राम में रखिएगा 10,000 ग्राम। तो यहां से कुछ चीजें कट जाएंगे, कुछ चीजें क्या हो जाएगी, कट जाएगी। सीधा WB का वैल्यू निकाल लो, तो WB बराबर देखिए कैसे निकालेंगे WB का वैल्यू, ये जो न्यूमरेटर में है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट, ये यहां पे पहुंच जाएगा 10 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 10,000 डिवाइडेड बाई, ये जो है मल्टीप्लाई में है वो बेटे में आ जाएगा 1.86 मल्टीप्लाई 1000। इतना चीज समझ में आ गया। इधर देख लो यार, इधर देख लो, आप क्या करो, या तो हटा दो, काट दो आप, WB दैट इज इक्वल टू, ये देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे या तो हटा दीजिएगा इसको, एक जीरो से एक जीरो को काट दो पहले, क्लियर। दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो भाई क्या होता है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, मल्टीप्लाई 10 से करोगे ना तो ये डेसिमल हट जाता है, क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, मतलब एक प्लेस इधर चला जाता है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और आपके पास 200 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 2 प्लेस हट जाता है, मतलब ये 11 बन जाएगा। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल इधर हट जाएगा और ये हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई 10,000 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 186, ठीक है। ये तो कट गया, ये तो हट गया है ना, इतना हो गया, सबको समझ में आ गया। अब उसको हल करना है, सॉल्व करना है, कुछ तो रिलेशन दिख रहा होगा, ये देखो 6 × 18 2 × 6, ठीक है, 60
2 3 जा 186, ठीक है, 3 जा 186 आप करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करना है। 3 3 जा 9 कैरी 1, 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 डेसिमल लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 3 3 जा 9 कैरी 1, 3 3 जा 9 कैरी 1 ग्राम। ओके, तो ये आ गया हमारा वैल्यू WB का मान 3333 ग्राम। ठीक है, और स्टूडेंट उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो मेरे भैया। WB दैट इज इक्वल टू 3333 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से डिवाइड कर दो, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोगों का, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 3.33। दो ठो लिखो यार, किलोग्राम, ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है। मुझे सोच लो आप 10 किलोग्राम जल है तो मुझे उसमें 3 किलोग्राम 3.33 किलोग्राम क्या मिलाना पड़ेगा, क्या चीज जी आपका एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दें क्या, नहीं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क कर दे रहा हूं, ठीक है, चलो लिख लो, उसके बाद फिर मैं वो आपके लिए है, लिखेंगे 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। यदि जल का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, जल का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक 1.6 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, तो उस विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क, मैं लिखा नहीं रहा हूं, सुन के लिख लीजिएगा और कीजिएगा पक्का, ठीक है। और मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, क्या आंसर आता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक।